क्लियर होने चाहिए, तो वो उनको हम ज़्यादा डेप्थ में लेंगे। तो इस तरह से ये एक हो जाएगा मोर लाइक कंबाइनिंग फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इस तरह से एक थोड़ा इंटीग्रेटेड टाइप का सेशन होगा हमारा, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज है, सेकंड फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक हो गया? ऑर्बिट्री मेजर ब्रेन, ठीक है, बैंड ब्रेन का जो है वो पार्ट होता है फोर ब्रेन का। इसमें वेंट्रल पार्ट इसका जो है वो हमारे से मुतल्लिक आज के लेक्चर से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, वो 2 काम करते हैं। एक तो ये कि वो करते हैं हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल, पिट्यूटरी के हार्मोन्स की, और दूसरा ये कि वो खुद ब खुद जो है वो रिलीज भी कर रहे होते हैं हार्मोन्स को। इसके अलावा जो है हाइपोथैलेमस का रोल होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में, फूड इनटेक में, इसलिए ओबेसिटी में या वेट लॉस में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स की रिलीज होती है। ठीक है, उसको याद करने के लिए उसमें जो है हमारे पास 6 हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, ACTH, TSH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH, LH। ठीक है, और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस उधर से आते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये सिंथेसिस कर रहा होता है हार्मोन्स की, और बाद में उनकी जो है वो सिक्रीशन करवाता है। इसके कंट्रास्ट में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो सिर्फ स्टोर कर रहा होता है डिफरेंट हार्मोन्स को। ठीक है, वो आ रहे होते हैं नर्व एंडिंग्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से, ये उनको जो है वो स्टोर करता है, और उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी सिक्रीट करता है। अब हार्मोन क्या होता है, ऑटोक्राइन पैराक्राइन क्या होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड कौन से हैं, और उस प्रोटीन बेस्ड कौन से, ये सारी सारी चीजें रटने वाली थी। तो लेक्चर ज्यादा फोकस्ड क्लिनिकल साइड पर कॉन्सेप्ट्स रखने के लिए वो चीजें मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है कि वो आप लोग कर लेंगे। उसके अलावा कौन से हार्मोन जो है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, कौन से पाथवे से, हार्मोनल पाथवेज डिफरेंट जो है हमारे इंट्रासेलुलर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स किस किस के होते हैं, वो भी सारा जो है वो कॉन्सेप्ट से ज्यादा आप लोगों का जस्ट याद करने वाला है। लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो आ, हमारे पास हाइपोथैलेमस है, उधर से डिफरेंट हार्मोन्स जो आते हैं उनमें कुछ इनहिबिटरी होते हैं और कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं। स्टिमुलेटरी का मतलब ये है कि वो हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द हाइपोफाइसिस, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको करते हैं स्टिमुलेट, और जो इनहिबिटरी होते हैं वो उसको इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये वाले सारे के सारे क्या है, स्टिमुलेटरी हार्मोन है, जो कि ACTH को, TSH को और ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो कि बेसिकली डोपामिन होता है, दैट इज आल्सो रिलीज्ड, और वो इनहिबिट करता है। इसी तरह से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर भी है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इन सब के अलावा स्टिमुलस जो है वो हार्मोन्स को रिलीज के लिए डिफरेंट बॉडी से भी मिल रहे थे, जो हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं उनके भी इफेक्ट से आ रहे होते हैं। इनमें से अब इन सारे हार्मोन्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से जो मसले हो रहे होते हैं, अगर कम हो या ज्यादा हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक होगा? अब जो हार्मोन बन रहे होते हैं उनकी 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स बन रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसके अलावा जो है वो नॉन ट्रॉपिक। सिंपली इनका डिफरेंस ये है, ट्रॉपिक हार्मोन जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सेल्स को, वो अपने सारे के सारे जो है वो इफेक्ट्स एक्सर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। बीच में एक ग्लैंड आता है जो कि एक फर्दर हार्मोन रिलीज करता है, और उससे जो है उनके इफेक्ट्स होते हैं। नॉन ट्रॉपिक जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सेल्स को। ठीक है, ये भी शॉर्ट समरी है। ट्रॉपिक हार्मोन की एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो CRH है, TRH है, ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, और इसी तरह से फिर वो CRH जो है वो ACTH को रिलीज करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करते हैं, और TRH जो है वो TSH को रिलीज कराता है, थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं। इसी तरह से जो
गोनेडल एक्सिस में भी है, तो वो भी गोनेड्स पे ओवरीज और टेस्टिकल्स में जाके करते हैं। तो इसमें एंडोक्राइन ऑर्गन जो है वो टारगेट्स हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के जो टारगेट हैं डायरेक्टली वो सेल्स पे नहीं है, इनडायरेक्टली वो डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू है, ठीक है। ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से टीआरएच, सीआरएच और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड पे, थायराइड पे, ओवरीज, टेस्टिकल पे जाकर फिर अपने इफेक्ट्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। नॉन ट्रोपिक हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, उसे ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। उसके अलावा जो हमारा सोमेटोस्टेटिन होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो भी जो है वो भी यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। अब ये इसके इफेक्ट्स को हम लोग ग्रोथ हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर इनके जो है वो पैथोलॉजिकल सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे। जहां भी इनके पैथोलॉजिकल फीचर्स आएंगे, जो जो डिजीज आएगी उसमें भी हम लोग कुछ रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, हार्मोन्स आपके सारे कवर हो जाएंगे, उनकी फिजियोलॉजी भी कवर हो जाएगी, ठीक है, साथ ही उनकी पैथोफिजियोलॉजी भी। अब जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो पिट्यूटरी हार्मोन पे जाके एक्ट करता है, वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन। इसके अपोजिट जो है वो सोमेटोस्टेटिन स्टैटिक कर देता है उसकी रिलीज को, राइट, इनहिबिट कर देता है। इफेक्ट्स जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो जहां जहां पे ये जाके एक्ट करता है वहां वहां पे इसके सारे के सारे होते हैं इफेक्ट्स। एक तो इसकी ये कि कौन सी इसकी चीजें जो है वो इसकी रिलीज को स्टिमुलेट करती है, कौन सी इनहिबिट करती है। स्लीप में, स्ट्रेस में, प्यूबर्टी में, स्टारवेशन में, अगर एक्सरसाइज है या हाइपोग्लाइसेमिया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं, और जो डिक्रीज करती हैं वो इसके अपोजिट, एक तो सोमेटोस्टेटिन आ गया, सोमेटोमेडिन है, ओबेसिटी है, हाइपरग्लाइसीमिया है, प्रेगनेंसी है, ठीक है। अब ये जाके डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करते हैं। इसी तरह से जो है हमारे सोमेटोस्टेटिन, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट आता है। अब ये जो काम है सारे ये भी जिस जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन को, वहां पे हम लोग इसको कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसी तरह से जो अगली एग्जांपल है, ये नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन आ जाता है। प्रोलैक्टिन जो है वो किस किस से जो है स्टिमुलेट होती है और किस किस से जो है उसकी इनहिबिट होती है। तो इसकी स्टिमुलेट होती है सिक्रीशन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, ठीक है। डोपामिन जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सारे यहाँ इस एमएसएच जो है वो भी नॉन ट्रोपिक हार्मोन होता है। ये हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सारी डायग्राम उसी की है। पहले हम लोग फीडबैक लूप्स देख लेते हैं कि फीडबैक लूप्स कौन कौन से होते हैं। जो फीडबैक लूप्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग होते हैं। कहीं पे इसी तरह से लिखा हुआ कि एक शॉर्ट लूप फीडबैक और एक लॉन्ग लूप फीडबैक, लेकिन कुछ जगहों पे इसको जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट, इसको जो है ये यहाँ से जो जाके कर रहा है इसको शॉर्ट, और इसको पाथवे को जो है वो लॉन्ग लूप फीडबैक का हुआ है। अब अल्ट्रा शॉर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट पिट्यूटरी से ही जो है वो फौरन की फौरन हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उसको फीडबैक मिल जाती है। अब जब डायरेक्ट पिट्यूटरी से मिलती है वो वहीं पे, या अगर हार्मोन उसको जो है एडिक्वेट रिलीज है, मजीद नहीं चाहिए, वो उसको नेगेटिव फीडबैक देता है कि डोंट स्टिमुलेट फर्दर हार्मोन रिलीज, ठीक है। ये हार्मोन लेवल पे अगर बॉडी में एडिक्वेट है वो उसके खुद ब खुद इनहिबिशन हो जाती है, फीडबैक जाता है बॉडी को, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक कब जाएगा, जब हार्मोन जो है वो एडिक्वेट है, बॉडी कहेगी कि आई डोंट नीड फर्दर हार्मोन, सो अभी जो है वो आप इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कर ले। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट जो है वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में आता है। फिर जहां पे ग्लैंड्स इंटरवेनिंग बीच में आ जाते हैं उसको हम कह देते हैं शॉर्ट लूप। फॉर एग्जांपल थायराइड, थायराइड से भी जो है वो एक स्टिमुलस जाएगा वापस पिट्यूटरी की तरफ भी, और उससे जो है वो हाइपोथैलेमस में भी जा सकता है। अभी जो थायराइड से पिट्यूटरी यानी फैक्टर ग्लैंड से पिट्यूटरी पे जो जा रहा है
ये शॉर्ट लूप हो गया। और जो लॉन्ग लूप है, जो इफेक्टर ऑर्गन्स पे जहाँ पे काम कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स की जो ब्लड में लेवल्स होते हैं, वहां से जो फीडबैक जाएगा, ठीक है, कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हार्मोन है, फर्दर हार्मोन रिलीज ना करें, उसको हम कहते हैं कि वो लॉन्ग लूप है। अब ज़ाहिर है थायराइड की एग्जांपल हम लोग अगर देखते हैं तो टीआरएच हाइपोथैलेमस या टीएसएच जो है वो पिट्यूटरी से आता है। तो जब थायराइड T3 T4 के लेवल्स ब्लड में एडिक्वेट होंगे तो वो पिट्यूटरी को भी रोकेंगे कि तुम टीएसएच ना स्क्रीट करो। इसके अलावा वो हाइपोथैलेमस को भी रोकेंगे कि तुम हमारे लिए टीआरएच स्क्रीट ना करो, यानी हमें रिलीज फर्दर अभी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे मैकेनिज्म्स हैं। कौन से लूप्स डिफरेंट हैं कि जो फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे हार्मोन की स्क्रीशंस को। ठीक हो गया। अब ये भी इसी तरह से उसी को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहला है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, रेड और ग्रीन से इसको जो है वो डिनोट किया हुआ है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, इंटीरियर पिट्यूटरी है, एंडोक्राइन टारगेट टिश्यू है, और फिर सिंथेसिस किसकी हो रही है। टीआरएच जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहां से टीएसएच बनता भी है और रिलीज भी होता है, सिंथेसिस भी होती है, सिक्रेशन भी होती है, वहां से वो जाके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड फिर जो है वो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन दोनों किसकी करता है, T3 की एंड T4 की। ये सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव फीडबैक आ गया ना। ठीक है, कि जो हमारा पॉजिटिव सारा का सारा चल रहा है कि ये अब हार्मोन रिलीज होना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक भी अगर हम लोग देखें, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। एक तो टीएसएच ही जो है वो इटसेल्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को मना कर देता है कि आई एम एडिक्वेट, वी हैव एडिक्वेट टीएसएच, वी हैव एडिक्वेट T3 एंड T4 टीएसएच। तो फिर वहीं से टीएसएच की रिलीज जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो खुद ब खुद रिक्वेस्ट करता है हाइपोथैलेमस से कि इट शुड बी स्टॉप, सो स्टॉप द स्टिमुलस। वहां से मिलता है ये वाला जो स्टिमुलस मिलता है, ये सोमैटोस्टैटिन के थ्रू मिलता है। तो सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को भी प्रिवेंट कर रहा है और थायराइड हार्मोन की रिलीज को भी प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली भी टीएसएच इसको कर सकता है। इसके अलावा T3 T4 जो है वो भी टीएसएच और टीआरएच दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, के थ्रू जो है स्टिमुलेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। अब यहाँ पे ये जो है ये इसका आप देखें अगर, इसका इंटरवेनिंग हमारे पास एक ग्लैंड नहीं है, जिस तरह से गोनेड्स थे या थायराइड ग्लैंड्स थे वो नहीं है, जो कि एक फर्दर हार्मोन को रिलीज करवाए और उससे फिर जो है वो अल्टीमेट हार्मोन की रिलीज हो। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली मेमोरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, वहां से जो है वो लैक्टेशन स्टिमुलेट हो जाती है। ईस्ट्रोजेंस जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स और ओवरी से बनती हैं, जो कि फिर ट्रॉपिक हार्मोन मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज होती हैं, वो भी मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को, लैक्टेशन को जो है वो एनहांस करती हैं। डोपामीन जो है वो हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है, वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हमारा जो होता है उसके तौर पे एक्ट करता है, वो इसकी सिंथेसिस को स्टॉप करता है। यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म जो है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो डोपामिन को जो है वो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये प्रोलैक्टिन की स्क्रीशन को इनहिबिट करता है। इसकी आगे इंपॉर्टेंस आएगी जहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्या काम कर रहा है। इसी तरह से एड्रिनल एक्सिस है, इसी तरह से जो है वो ग्रोथ हार्मोन का एक्सिस है, ठीक है, और इसी तरह से जो है वो गोनेडल है। अब जब रिस्पेक्टिव हम लोग हॉर्मोन्स पे जाएंगे तो शॉर्टली हम लोग उनकी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगेन जो इसकी सिंथेसिस है हार्मोन्स की, कौन सा एंजाइम है, कहाँ से कौन सी चीज अपटेक हो रही है, आयोडीन किस तरह से हो रही है, पैराफिन कन्वर्जन कहाँ से हो रही है, तो वो जो है वो आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए चीजें हैं। इसी तरह से अब ये जो थे ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी की अभी तक बात कर रहे थे।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड हार्मोन जो है वो निकलते हैं, वो बेसिकली स्टोर हो रहे होते हैं सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो कर रहे होते हैं रिलीज, ठीक है। और ये कहाँ से रहे होते हैं, पीछे हाइपोथैलेमस से, वहां पे उसमें स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं जहां से जो है वो इनकी सिक्रीशन हो रही होती है। अब इसमें कौन कौन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसके अलावा जो है इसमें है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बेसिकली आज लेक्चर में जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें आएंगी वो एडीएच से रिलेटेड है। एडीएच की क्लिनिकल पिक्चर से कम हो तब क्या होगा और ज्यादा हो तो तब क्या होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका शॉर्ट सेक्शन ये हमने पहले भी देखा था, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है क्योंकि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वहां पे जाके एक्ट करता है, वहां पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू ये वाटर चैनल्स ज्यादा बनाता है। वाटर चैनल्स अगर इंटरनलाइज भी उनको एक्सटर्नलाइज करता है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर देता है, उन वाटर चैनल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, उनको कहते हैं हम लोग V2 रिसेप्टर। उसके अलावा इसके एक और स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि होते हैं V1, और जिनसे क्या होता है वीजो कंस्ट्रक्शन होती है, और ये कब होता है, ये काफी हाई लेवल्स जब हो एडीएच के, ठीक है। ये उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब पैथोफिजियोलॉजी, बेसिकली मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मेजर जो मेरा कंसर्न है आज के लेक्चर का वो पैथोफिजियोलॉजी है। उसकी रीजन ये है कि पैथोफिजियोलॉजी से वहां पे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल काम हो रहा था, जो आपकी रटे वाली चीजें हैं जो आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी अभी तक आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम करीब है, मेजर चीजें पढ़ ली हुई हैं, इसलिए वो चीजें जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो मेरा डिस्कस करने का प्लान था। अब ये पिट्यूटरी पे क्या क्या मसले हो सकते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, प्रोलैक्टिनोमास, एक्रोमेगली, डायबिटीज इंसिपिडस और एसआईएडीएच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसको हम अलग पढ़ेंगे, हाइपोहाइपरथायराइडिज्म उसमें आता है। इसी तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स के इश्यूज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, और उसकी वजह से कम हो तो क्या मसले होंगे, ज्यादा हो तो क्या मसले होंगे, ये वाली सारी बातें आ जाएंगी। उसके बाद जो है हमारे गोनियड्स को भी हम, क्योंकि वो गोनियड्स के थ्रू जो हमारे ट्रॉपिक हार्मोन्स थे उसमें एलएच एफएसएच का जो एक्शन हो रहा होता है और उसकी वजह से जो मसले होते हैं उनको हम अलग से देखेंगे। तो ये इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी थोड़ी मिक्स होके चलेगी आप लोगों की, राइट, ओके। हाइपोपिट्यूटरिज्म, अब पिट्यूटरी से हमने जो है वो 6 एमएसएच को भी इंक्लूड करता, हमने 7 जो है वहां से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो हार्मोन जो है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम से ही जाहिर है कि पिट्यूटरी सारे का सारा हाइपो में चला गया है, इसकी सारी की सारी चीजें जो है वो कम हो गई हैं। इस सिचुएशन में जितने भी हार्मोन इसके रिलीजिंग एक्शंस थे वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये ट्रिक आती है कि जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है वो ज्यादा अफेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वहां पे तो जहाँ पे स्टोरेज हो रही थी एडीएच और ऑक्सीटोसिन की, वहां पे जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म में ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहे थे, ज्यादा इश्यूज जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब इसकी जो है वो बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं किस वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है तो फिर उसका क्या नतीजा निकल रहा है, और उसकी वजह से जो है वो हम फिर क्या करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म में अगर हम लोग देखेंगे किस वजह से पिट्यूटरी के हार्मोन्स की कमी हो सकती है और किस तरह से, उस पर गौर करें तो देखें ऊपर से स्टिमुलस आ रहा है हमारा हाइपोथैलेमस से। अगर हाइपोथैलेमस का कोई मसला हो गया इसका मतलब वो उसका अंडरलाइन उसका जो डाउन द रोड पाथ है वो भी खराब हो गया, ठीक है, वहां पे मसला हो गया तब भी। इसके अलावा पिट्यूटरी में इटसेल्फ मसला हो गया,
तब भी उसकी पिट्यूटरी खराब हो, पिट्यूटरी के सारे फिर नीचे डाउन द रोड सारी चीजें खराब होगी। ठीक है, अब पिट्यूटरी के लेवल पे क्या मसले हो सकते हैं, ठीक है, और ऊपर क्या मसले हो सकते हैं, उसको अगर हम लोग मोटे मोटे ग्रुप्स में डिवाइड करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। ट्यूमर्स हो सकते हैं, राइट, ट्रॉमा हो सकता है वहां पे। ट्रॉमा जो है वो हमारा हाइड्रोजेनिक एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है कोई भी, उसके अलावा हमारा हाइड्रोजेनिक भी हो सकता है, जैसे सर्जरी हो सकती है, ठीक है, या फिर वहां पे रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। ठीक हो गया। अब और इसी तरह से जो ट्यूमर है वो उसके अपने भी हो सकते हैं, समटाइम्स है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन यानी मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं। फिर सीएनएस में और क्या इशू होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, इस्कीमिया या हेमरेजेस हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन में जैसे टीबी हमारी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, मेनिंजाइटिस हमारे पास काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक हो गया, यही वाले सारे हाइपोपिट्यूटरिज्म में कि हाइपोपिट्यूटरिज्म जब पिट्यूटरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं और उसकी वजह से क्या क्या मसले आ सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे। रीजंस हमने अभी डिस्कस कर ली कि इंट्रासेलुलर पैरासेलुलर मैसेज हैं, पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमास हैं, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एनेरिज्म्स, मेनिंजियोमास, ये वाले सारे जो है हमने कर लिए। इसमें एक स्पेशल जो हम लोग मेंशन करेंगे वो है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी की, ठीक है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कब होती है, जब इन्फाक्शन हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब वो दो रीजंस की वजह से हो सकता है, इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है या फिर इस्कीमिया के साथ इवन जो है वो हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। अब ये तब होता है जब ऑलरेडी वहां पे एक मैस पड़ा हो, किसी भी मैस में कहीं पे भी अगर ट्यूमर हो तो आप लोगों ने बात याद रखी, उसमें इन्फाक्शन भी हो सकता है और उसके अलावा जो है उसमें हेमरेज भी हो सकता है। तो अब अगर ऑलरेडी एक थोड़ा बड़ा ग्लैंड है किसी का एडिनोमास की वजह से, और एडिनोमा सबसे ज्यादा बिनाइन होते हैं, एडिनोमास की वजह से अगर कहीं पर भी बड़ा ग्लैंड पड़ा हुआ है और उस बड़े ग्लैंड को जो है वो इस्कीमिया या हेमरेज की वजह से नुकसान पहुंचे तो वहां पे इन्फेक्शन होगा और उसको हम कहेंगे कि ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी है। और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में एक स्पेशल मेंशन होती है हमेशा शीहान सिंड्रोम की, खासतौर पे गायनी में ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है, मेडिसिन में भी आता है। ये पोस्टपार्टम होता है इन्फेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। पीपीएच जो पोस्टपार्टम हेमरेज पोस्ट डिलीवरी अगर किसी फीमेल्स में होता है तो उसकी वजह से ये वाला इशू आएगा, लेकिन समटाइम्स हेमरेज मतलब वहां पे वो कम होता है, इतना प्रोनाउंस्ड नहीं भी हो सकता। यहाँ पे अब वही हमने बात की एडिनोमा की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हैं, जिस तरह से सर्कुलेशन है हमारे, वो भी हो सकती है। प्रेगनेंसी एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। उसमें अब प्रेगनेंसी में जो है ना फिजियोलॉजिकली ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसका साइज थोड़ा इंक्रीज होता है। रीजन क्या होती है, रीजन उसकी होती है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज्यादा, क्योंकि प्रोलैक्टिन ने इस सिचुएशन में जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट को एनहांस करना है, डक्स की जो है वो हाइपरट्रॉफी होगी, वहां पे हाइपरप्लेजिया होगा और उसकी वजह से क्योंकि मिल्क सिक्रीशन होनी है ना बाद में बेबी को चाहिए, तो इसकी वजह से वो ऑलरेडी बड़ा होता है। अब जब उस सिचुएशन में ज्यादा ब्लड लॉस हो, हाइपोवोलेमिया हो, तो हाइपो वहां पे फिर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी कॉजेज वही ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या याट्रोजेनिक भी हो गए, देख लिया हमने। इन्फेक्शन, इन्फिल्ट्रेशन, हेमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकती है। एम्प्टी सेलर सिंड्रोम जो है ये एक कंडीशन होती है जिसमें सेलर टर्शिका के अंदर हमारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ था। ये बेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रेस्ट कर रहा होता है। तो एम्प्टी सेलर सिंड्रोम में ये होता है कि सेलर टर्शिका जो है वून फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, या तो वो होती नहीं है या फिर जो है वो स्मॉल साइज की होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी छोटा होगा, उसकी एडिक्वेट जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती। और कंजेनिटल में हमारे पास आ जाता है कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम में जो है वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। वो इस वजह से होती है कि जब एम्ब्रियोनिकली ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हमारा पड़ा हुआ होता है उसके अंदर जो है ना ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वाली नर्व्स पड़ी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाके अटैच हो जाता है
हाइपोथैलेमस के साथ वो न्यूरॉन्स जो है वहां चले जाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब नीचे पड़ा रह जाता है। लेकिन समटाइम्स ये एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान जो है ना वो इनकी मूवमेंट नहीं होती इन नर्व्स की जो ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ पड़ी है। तो ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो वहां पे पड़ा हुआ होता है उसको डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। इसकी वजह से जो है वो एक सिंड्रोम होता है जिसमें एनोस्मिया होता है, और जो है वो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैल्वन सिंड्रोम। अच्छा, अब उसी तरह से देखें, अब हमने हाइपोपिट्यूटरिज्म में जो है ना वो सारे के सारी चीजें कम करवानी है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं। इसकी ये वाली हमारी जो इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा था हमारा एसीटीएच जाके, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करके फिर इसने वहां से रिलीज करवाने थे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, हमारे स्टेरॉयड प्रोडक्शन, उसके अलावा हमारे जो है वो प्रोडक्शन किसकी, मेलानोकॉर्टिकॉइड्स की, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, ये सारी की सारी डिपेंडेंट होती है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। और एड्रिनल कॉर्टेक्स किस पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है एसीटीएच पे, राइट। अब एसीटीएच जब नहीं प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके जो फिजियोलॉजिकल काम है वो भी नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, ठीक है, वो नहीं होगा। जब वो नहीं प्रोड्यूस होगा तो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होगी। ठीक हो गया, स्टेरॉइड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, स्टेरॉइड्स वाले सारे काम जो है वो बॉडी में नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थायराइड है। अब ये जरूरी नहीं है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म में जो है वो सारे के सारे हार्मोन्स ही इफेक्ट हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है सारे। अब ये कॉज पर डिपेंड करता है, कितनी जल्दी नुकसान हुआ है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन जब टीआरएच या डीएसएच नहीं होगा, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड T3 T4 प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब यह है T3 T4 के काम नहीं होंगे, वो हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं एनाबॉलिक हार्मोन्स के तौर पे। उसके अलावा जो है वो हमारे हार्ट रेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके थायराइड ग्लैंड के सारे जो फंक्शंस हैं वहां पे जाते वो नहीं होंगे। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, बोन्स पे, मसल्स पे इसके इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो इसकी वजह से लिवर में भी हेपेटोसाइट प्रोलिफरेशन हो रही होती है। उसके अलावा जो है इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन हो रहा होता है, क्योंकि ये डिक्रीज करता है उसकी अपटेक को। फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फैटी एसिड्स लाइपोलिसिस को एनहांस करता है। ये सारे के सारे काम जो है नहीं होंगे। प्रोलैक्टिन पे जाएं, मेमोरी ग्लैंड स्क्रीशन, मिल्क सिक्रीशन नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो हम एफएसएच एलएच के फंक्शन को देखें, उन्होंने आगे जाके गोनेड्स पे काम करना है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की रिलीज नहीं होगी, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इश्यूज आएंगे, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आएंगे, एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, मेल्स में डिक्रीज लिबिडो और ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये वाले सारे के सारे अब प्रॉब्लम जो हैं वो किस में प्रेजेंट करेंगे, हमारे हाइपोपिट्यूटरिज्म में। तो यही सारे के सारे साइन सिम्टम्स आप लोगों ने, क्लिनिकल फीचर जो है वो याद रखने हैं, कि वो जो जो ये काम कर रहा था वो सारे के सारे काम जो है वो आप लोगों ने खत्म करवा देने हैं। ठीक है, ये वाले सारे हमारे हो गए। इसी तरह से डीएच, अगर ऑक्सीटोसिन जो है उनके इश्यूज होंगे तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से जो है वो फिर लेबर में इश्यूज और ये वाली सारी चीजें आ जाएंगी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी स्पेशली अगर हम देखें तो उसकी वजह से सीवियर हेडेक जहां पे भी है, हाइपोपिट्यूटरिज्म के साइंस हैं, बायलैटरल हेमिनोपिया के साइंस हैं, डिप्लोपिया के साइंस हैं।
तो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी को हमने कंसिडर करना है। अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारा पेशेंट जो है उसमें किसी भी जो है वो इंटरवेंशन की कोई हिस्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री के साथ भी आ सकता है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का सिनेरियो। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी के काफी सिनेरियोस होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आया है हमारे पास, ठीक है, या फिर इवन जो है हमारे पास आगे के पेशेंट प्रीवियसली जो था वो नोन केस था पिट्यूटरी एडेनोमा का, इस तरह से आएगा। अब वो सीवियर हेडेक है पेशेंट को, पेशेंट जो है वो बीपी लेस पल्स लेस है क्योंकि सोडियम वाटर रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ जो है हमारे ब्लड प्रेशर वो खराब होगी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन खराब हो गई है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया है, इसके साथ मरीज आया है हमारा। या फिर उसके में और साथ क्या हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो हम लेथार्जिक है या पेशेंट इवन कोमाटोज है, यानी उसमें हाइपोथायराइडिज्म के साइंस आए, उसमें हाइपोएड्रेनलिज्म के साइन है, सीवियर हेडेक थी, हिस्ट्री उसकी सजेस्टिव थी प्रीवियसली कोई इस तरह की, तो उसमें हमने पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो है ना उसको हमेशा याद रखना है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा इफेक्ट होता है और ये ज्यादा वल्नरेबल होता है इंजरी को, ठीक है। ये उसके सारे के सारे साइन सिम्टम्स आ गए। डायग्नोसिस में अब यही वाले सारे के सारे हॉर्मोन्स जो हैं इनकी हमने लेवल्स मेजर कर लिए। ग्रोथ हार्मोन के लिए डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन को भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को कर सकते हैं, TSH, T3, T4 को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ACTH के लिए कॉर्टिसोल लेवल्स, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, सेंट्रल डायबिटीज के लिए लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मेजर करेंगे। प्रोलैक्टिन के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट हम लोग नहीं करते। गोनाडोट्रोपिन के लिए वो यही होता है कि अगर पेशेंट जो है हमारा उसमें LH कम हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर देंगे तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रूल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर टेस्ट करनी है तो FSH, LH लो होंगे, एस्ट्राडायोल जो है लो होगा, ये वाले सारे आएंगे। और अगर हमें जो है वो हार्मोन डेफिशिएंसीज मिलती हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट्राक्रेनियल MRA करेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने किस तरह से करनी है। ट्रीटमेंट में जो जो भी उसकी एक तो अंडरलाइन कंडीशन है उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस आप उसको देंगे, PPH में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करनी ही है। इसी तरह से अगर जो है वो मैक्रोएडिनोमा है जो कर रहा है कॉज ये सारे इश्यूज को, तो हमने फिर क्या करना है, वहां पे सर्जरी प्लान करनी है या रेडिएशन प्लान करेंगे, या हम लोग उसकी ड्रग थेरेपी अकॉर्डिंग टू दैट प्लान करेंगे। ग्रोथ हार्मोन अगर चिल्ड्रन में है, हमें पता ग्रोथ और रिप्लेस करेंगे। एडल्ट्स में जो है वो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एडल्ट में जो एडल्ट बोन और मसल मैस है वो सारा सारा चीज हो चुका होता है। TSH के लिए हम लोग लिवोथायरोक्सिन देते हैं। यहाँ पे एक कैच है, वो कैच अभी मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग देते हैं ACTH डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए। उसके अलावा जो है वो अब जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो हम लोग मेल्स में देते हैं कब, जब फर्टिलिटी डिजायर्ड हो, तो हम लोग इसकी डीपो फॉर्म आती है, इसकी इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी पल्स देते हैं हम लोग मंथली या 3 मंथली, वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन को करेगी इनहेंस। और अगर फर्टिलिटी नहीं डिजायर हो, जस्ट जो बाकी है लिबिडो वो वाले अगर फंक्शंस खराब हो रहे, तो फिर हम लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन मतलब टारगेटेड थेरेपी एस्ट्रोजन दें विद या विदाउट प्रोजेस्टेरोन। प्रोलैक्टिन में हम लोग इसमें कोई नहीं देते। रेनल डायबिटीज इंसिपिडस में जो है वो डेस्मोप्रेसिन देते हैं। अब जब हमारे पास अगर एक पेशेंट आया है जिसमें हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें पेशेंट लो बीपी के साथ आया है हमारा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जब हमने चेक किया तो उसका हाइपोनेट्रीमिया है और हाइपरकैलेमिया, यानी कि वो हमें लग रहा है कि एड्रिनल क्राइसिस में हो सकता है, पेशेंट कोमाटोज है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। और साथ ही हमें ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है वो थायराइड डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ऐसे सूरत में हमने क्या करना है,
कि हमने पेशेंट को जो है वो ट्रीट करना है पहले एड्रिनल के लिए, बाद में हम उसको जो है वो थायरॉक्सिन देंगे। उसकी रीजन ये होती है कि अगर हम पहले थायरॉक्सिन दे देते हैं तो वो इंक्रीज करती है क्लियरेंस ऑफ कॉर्टिसोल को और एड्रिनल क्राइसिस फर्दर वर्स हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने हमेशा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का पेशेंट जब आएगा पहले उसमें हमने स्टेरॉइड्स रिप्लेस करने हैं। आप लोगों का एमसीक्यू भी काफी ज्यादा आता है, और उसके बाद फिर जो है वो हमने इसमें थायराइड रिप्लेस करना है। इसी तरह से अगर कोई भी पेशेंट है जो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी लगे या इवन सिंपल एड्रिनल क्राइसिस भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों ने पहले क्या देना है, स्टेरॉइड्स दे देने हैं, फौरी तौर पे स्टेरॉइड्स दे देने हैं, सिर्फ क्लिनिकल सस्पिशन पे, कोई भी डायग्नोसिस अगर नहीं है तब भी। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बता दें, क्योंकि ये वाला सेशन में थोड़ा सा चाह रही हूँ कि इंटरेक्टिव हो, क्लिनिकल और इस तरह से इसको थोड़ा वो ओवरलैप हुआ। तो यहाँ तक अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नो मैम। ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है। अभी ये पिट्यूटरी के लेवल पे हमने देखा कि पिट्यूटरी के लेवल पे अगर सारी चीजें कम हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमास भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पिट्यूटरी एडिनोमा। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आते हैं प्रोलेक्टिनोमास। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमास जो है हमारे पास, वो साइज के लिहाज से भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसके अलावा हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं सेक्रीशंस के लिहाज से। ठीक है, अब और सेक्रीशंस में भी इस लिहाज से कि वो सिंगल हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं या मल्टीपल कर रहे हैं। ये जो मैंने कॉजेज पिट्यूटरी एडिनोमा के आप लोगों के सामने इटियोलॉजी जो है वो बताई है, उसमें से आप लोगों ने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि ज्यादातर 95% स्पोरेडिक है, 5% जेनेटिक, और उसमें से भी सिर्फ ये वाला वर्ड जो है ना, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया 1 मैन टाइप 1 के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो मैंने इसको ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, अब माइक्रो एडिनोमास है जो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, मैक्रो एडिनोमा जो है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर या 10 mm। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अब सेक्रेटरी या नॉन सेक्रेटरी हो सकते हैं। अब सेक्रेटरी में उल्टा काम हो गया, पहले हमने हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ा है, अब हाइपर पिट्यूटरिज्म, यानी पिट्यूटरी जो है वो सेक्रेट हार्मोन उसके जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, ऑटोनोमस हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, और नॉन सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। अब जो हमारे पास सेक्रेटरी आते हैं वो ज्यादातर एक ही हार्मोन सेक्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो ज्यादा हार्मोन भी सेक्रेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा हार्मोन सेक्रेट करे तो वो फिर बिनाइन पिट्यूटरी एडिनोमा नहीं रहेगा, वो या तो एटिपिकल एडिनोमा होगा या कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वही वाली बात होगी। अब यहाँ पे आप लोगों की एक और असाइनमेंट है, आप लोग हिस्टोलॉजी या जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे यूसिनोफिलिक, बेसोफिलिक सेल्स के अकॉर्डिंगली डिस्टिंग्विश किया होता है, सेल्स के अकॉर्डिंगली पिट्यूटरी को डिफरेंट। तो आप लोगों ने सोमेटोट्रॉप्स, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो बेसोफिलिक सेल्स, यूसिनोफिलिक सेल्स और बेसोफिलिक एडिनोमास, यूसिनोफिलिक एडिनोमास, ये वाला जो है ये आप लोगों का सेल्फ स्टडी के लिए एक असाइनमेंट है, तो ये आपने पढ़ने हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कौन कौन से जो सेल्स हैं और किस किस तरह से स्टेन होते हैं और उस किस वजह से इनका जो है वो ये वाला नाम होता है। यहाँ पे ये सिर्फ ये कि सबसे कॉमन जो है वो प्रोलैक्टिनोमास होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। देन सोमेटोट्रोपिन्स की वजह से जो है वो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, उसके बाद आते हैं फिर हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉप्स, यानी कि सीरियस एक्सक्रीशन की ज्यादा की वजह से आ सकते हैं, थायरोट्रॉप्स भी जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स भी उसी तरह से हैं कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कितना सिक्रीट हो रहा है,
प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब खुद सोचिए जो मैक्रो एडिनोमा है सेला टर्शिका में वो पड़ा हुआ है, वहां से क्या पड़ा गुजरा होता है, हमारा ऑप्टिक कियास्मा गुजरा होता है। ठीक हो गया, ऑप्टिक कियास्मा जो है उसके नेजल साइड वहां पर डिकोसेशन होती है, राइट साइड की जो है वो लेफ्ट साइड पे जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व लेफ्ट साइड की राइट साइड पे जाती है। जो उसके सेंटर में नेजल साइड जो डिकोसे नेजल फाइबर्स जो कि टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जब इफेक्ट होते हैं तो पेशेंट को क्या होगा, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा। तो इस वजह से ये पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से, डायरेक्ट ट्यूमर इफेक्ट की वजह से पेशेंट को बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया हो सकता है। पेशेंट को उसकी वजह से हेडेक्स आ सकती हैं प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से। इसी तरह से रिस्पेक्टिव जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर सिक्रीटरी है तो सिक्रीटरी जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे होंगे उसकी एक्सेस होगी, उसके साइन सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से अगर एक हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा है या बिनाइन जैसे मैक्रो एडिनोमा पड़ा हुआ है, उसमें अगर प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से दूसरा काम ये होगा, बाकी जो सारे हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन कम हो सकती है, तो इसमें कम के साथ भी हमारा पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए हमने इसमें साइन सिम्टम्स सारे के सारे वही पीछे वाले जो हमने देखे हैं उनमें से कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई करवानी है। अगर मैस आए तो हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। हार्मोन्स गैसेस उसी तरह से करवाने हैं। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स को चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट जो है प्रोलैक्टिनोमास ऑल्दो बिनाइन है, लेकिन हमने उनको ट्रीट करना है किस तरह से, पहले हमने उनमें देनी है डोपामिन एगोनिस्ट फर्स्ट लाइन। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट हमने फर्स्ट लाइन दी है और हमने उनको पीछे हमने पढ़ा था कि डोपामिन की वजह से जो है वो नेगेटिव इफेक्ट था रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन पे। तो डोपामिन एगोनिस्ट जब हम देंगे इसका क्या मतलब है कि वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन पे। तो इसकी वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे प्रोलैक्टिन लेवल्स को। तो कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन हम लोग सबसे पहले देंगे। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है वो हमारी कंट्रोल हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, और सेल जो उनको सिक्रीट कर रहे हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और हमारे जो है वो इफेक्ट्स जो उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। अब प्रोलैक्टिन जो है वो जब वो सोचे कि प्रोलैक्टिन जो है वो उसका फंक्शन हमारे पास था सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स को वो स्टिमुलेट कर रहा था। तो जब ये इसकी सिक्रीशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, गिलेक्टोरिया हो जाएगा। यानी ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर नहीं है, फीमेल को ऐसी जो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवा रही, प्रेग्नेंट भी नहीं है, उसमें से विदाउट स्टिमुलस जो मेमरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क प्रोडक्शन होगी तो गिलेक्टोरिया हो जाएगा। ठीक है, ओलिगोमेनोरिया हो जाएगा या एमेनोरिया भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड कम भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हर्सुटिज्म भी हो सकता है और एक्नी भी हो सकती है। तो हाइप्रोलेक्टिनोमा के ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स आ सकते हैं और उनको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे डोपामिन एगोनिस्ट के थ्रू। अगर वो डोपामिन एगोनिस्ट से नहीं कंट्रोल होते फिर हम लोग जो है वो उसको करेंगे सर्जरी। ठीक है, और रेडिएशन हम उस सूरत में देते हैं अगर सर्जरी फेल हो जाए या फिर रिकरेंस हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हो गई हमारे पास प्रोलैक्टिनोमास की। फिर जो नॉन स्क्रीटरी अगर होंगे माइक्रोएडिनोमा जिनको हम कहते हैं इंसिडेंटिलोमास, उनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। बाकी जो जितने भी एडिनोमास हैं उनमें पहले ही हम लोगों ने सर्जरी करनी है और बाद में जो है हम रेडिएशन प्लान कर सकते हैं। या वही बात की सर्जरी फेलियर हो गई या रिकरेंस हो गई तो उस सूरत में हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, प्रोलैक्टिनोमास मोस्ट कॉमन है पिट्यूटरी एडिनोमास। और वही बात है कि सर्जरी के बाद या पिट्यूटरी रेडिएशन के बाद हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में हमने देखा था रेडिएशन या जो आइट्रोजेनिक इंजरी यानी ब्रेन सर्जरी जहाँ पे जरूरी है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये बिल्कुल हाइपोपिट्यूटरिज्म के साथ बाद में प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? नो।
ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन की पहले फिजियोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी खराब कैसे होगी। ग्रोथ हार्मोन्स उसी तरह से कि ये पल्सेटाइल फैशन में रिलीज होता है, ठीक है, पल्सेस की सूरत में। इसकी सिक्रीशन जो है वो, सिक्रीशन के लिए इसके जो स्टिमुलस होते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन के लिए, वो स्लीप है, स्ट्रेस है, प्यूबर्टल हार्मोन्स हैं, स्टार्वेशन है, एक्सरसाइज है, हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो इसकी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन और अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रिलीज करेंगे। सोमैटोस्टैटिन, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया है या प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। अब होता ये है कि जो यहाँ पे इसका फीडबैक लूप अगर हम लोग देखें, ये देखें, ठीक है, एक तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो, और दूसरा जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो, ये दोनों इटसेल्फ जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। ये नेगेटिव फीडबैक आ गया, ठीक है, यहाँ से जो है वो इसका कंट्रोल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी और ग्रोथ हार्मोन भी, ये दोनों दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि बॉडी को मजीद ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, और उसकी जो है वो फिर रिलीज इनहिबिट हो जाती है। ठीक हो गया। अब ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज हुआ है, ठीक है, और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है, उसकी वजह से भी नेगेटिव फीडबैक होता है जिसका ग्रोथ हार्मोन का, वो भी इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट होता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट इसके होते हैं, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है उसकी वजह से भी होते हैं। जो इसके डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं उसमें ये इसके सारे के सारे वो होते हैं, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज यानी मेटाबॉलिज्म पे होते हैं, इंक्रीज लाइपोलिसिस होती है, ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसका मतलब कि ये तीनों चीजें, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स, तीनों को ज्यादा करेगा। ठीक हो गया, ओके। दूसरा, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है फ्रॉम द लिवर। बहुत सारे काम जो है वो ये अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की मदद से कर रहा होता है, जिसमें से कुछ जो सबसे जरूरी काम है मसल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो कि जरूरी होता है लीन बॉडी मास के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ये बोन ग्रोथ को भी ज्यादा करता है। तो जो ग्रोथ स्पर्ट आता है एट प्यूबर्टी, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह से ये हार्ट पे भी काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट में जरूरी होता है, वेसोडायलेटर होता है उसके लिए। इसी तरह से किडनीज पे भी, ऑर्गन्स पे बेसिकली इसका इफेक्ट जो है वो जाहिर है, जो ये सारी चीजें ज्यादा कर रहा है ना, मसल मैस को भी ज्यादा कर रहा है, बोन्स को भी ज्यादा कर रहा है, इसी तरह से कार्डिक डेवलपमेंट भी, किडनीज पे भी ये, तो ये ऑर्गन्स के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर फीटल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रेग्नेंट फीमेल्स में, प्लेसेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। ठीक हो गया। अब यहीं से जो है हमने इसके देख लिए सारे के सारे काम। अब यहीं से अगर इन कामों को हम खराब कर देंगे तो हमारे पास दो सिंड्रोम्स आएंगे। एक तो ये कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो सकता है। दूसरा ये है इसकी एक्सेस। इसकी एक्सेस में भी दो चीजें हैं। अगर तो इसकी एक्सेस होगी बिफोर प्यूबर्टी, तो जो ग्रोथ स्पॉट है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगी, उसकी वजह से जेजेंटिज्म, जो टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड जिस तरह से होते हैं, हाइट मोर देन 2 मीटर तक हो सकती है, 7 फीट 8 फीट तक चली जाती है, ठीक है, वो वाले जेजेंट जेजेंटिज्म उसकी वजह से हो सकता है। और अगर प्यूबर्टी के बाद हो तो उसकी वजह से होती है एक्रोमेगली, ठीक। एक्रोमेगली में अब आपने यही वाली जो सारी चीजें थी इनको करें ज्यादा, तो एक्रोमेगली के आपके पास सारे फीचर आ गए। मसल ग्रोथ ज्यादा होगी,
उसकी वजह से अब चूंकि एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो चुकी थी प्यूबर्टी पे, लेकिन इसने तो मसल ग्रोथ भी करवानी है, बोन ग्रोथ भी करवानी है, उसकी वजह से अब नॉर्मल फीचर्स आएंगे। फिर फेस भी अगर हम लोग देखें तो हमारे जो मैंडिबुलर है उसकी प्रोट्यूबरेंस, वो उसकी ग्रोथ की वजह से उसकी प्रोट्यूबरेंस हो जाएगी। फेशियल फीचर जो है वो फेशियल मसल ग्रोथ हो जाएगी, उसकी वजह से प्रोगैंथिज्म, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ मैंडिबल वो आगे की तरफ हम बाहर को निकली हुई लगेगी, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो जो फ्रंटल बोन्स हैं उनकी भी प्रोट्यूबरेंस हो जाएगी। जो मैंडिबल और मैक्सिलर ज्यादा होंगे तो दांतों के दरमियान गैप ज्यादा आ जाएगा। हैंड और फीट का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिंगर साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये सारे के सारे मसले आ रहे हैं इंक्रीज बोन ग्रोथ की वजह से। पेशेंट कहेगा उसको जो है वो रिंग्स पूरी नहीं आती, कैप साइज स्कल बोन्स की ग्रोथ जितनी भी अब हो सकती है क्लोज एपिफाइसिस के साथ तो होगी, तो वहां पे उसकी वजह से उसका कैप का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे साइन सिम्टम्स आएंगे। अब आप एक और बात देखें, हार्ट पे इसका क्या था, हार्ट ग्रोथ हो रही थी, ये तो डायलाटेशन हो रही थी, इसका मतलब ये है कि कार्डियोमेगाली हो जाएगी, पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, पेशेंट जो है उसके बाद हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा कर रहा था क्योंकि ये जो है वो हमारे ग्लूकोज इनटेक अपटेक को कम कर रहा था, तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। इसी तरह से किडनीज का साइज इंक्रीज कर रहा था, ग्लोमेरुलर जो हमारे डेवलपमेंट कर रहा था ना, तो वो ही इंक्रीज हो जाएंगे, किडनीज का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां जहां भी इसके जो जो फंक्शन हो रहे थे वही सारे के सारे जो है वो जब एनहांस हो जाएंगे तो वो एक सिंड्रोम बन जाएगा एक्रोमेगली का, ठीक है। इसमें भी 95% बिनाइन और फिर वही इसकी सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएशन हो सकती है, लेकिन आपने ज्यादातर बिनाइन वाले को ही याद रखना है। अब यही वाली फिजियोलॉजी भी हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी देख ली कि फिजियोलॉजी में किस तरह से काम कर रहा था, और वही वाले काम जो है वो पैथोफिजियोलॉजी में एक्सेसिव या खराब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और पिट्यूटरी एडिनोमा जब होगा तो वही बात कि जब इसकी ओवर स्टिमुलेशन होगी, इसके साथ वाली चीजों की जो है वो डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जब इसके सेल की प्रोलिफरेशन ज्यादा हुई होगी तो बाकी सेल्स को काम करने का मौका कम मिलेगा, तो ट्यूमर के मैस इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी पहले हमने डिस्कस किए हैं कि पेशेंट को जो है वो टेम्पोरल हेमियोनोपिया हो सकता है, और इसी तरह से जो है एलएचएफएसएच की एक्सक्रीशन कम हो सकती है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये वाले काम कम हो जाएंगे। ये सारे सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ट्यूमर मैस इफेक्ट की वजह से ओलिगोमेनोरिया, वही सारा सेकेंडरी एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया, वेजाइनल एट्रोफी हो सकती है, रेक्टल डिस्फंक्शन, डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज टेस्टिकुलर वॉल्यूम, ये आ सकते हैं मेल में। यही इसकी जो है ये आप देखें, टीथ स्पेसिंग ज्यादा है, डायस्टेमा ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। मैंडिबुलर प्रोट्यूबरेंस है, ये फ्रंटल बोन्स की है, और ये हैंड के मुकाबले में आप साइज देखें तो बहुत ज्यादा हैंड्स इंक्रीज्ड है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने, अगर हमें लग रहा है कि एक्रोमेगेली के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहला जो इनिशियल टेस्ट है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के लेवल्स को हमने करना है। ये भी एमसीक्यू आता है और इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इनिशियल टेस्ट कौन सा करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो करना है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, अगर वो ज्यादा आए फिर हमने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है और ग्रोथ हार्मोन की इसके साथ मेजरमेंट करनी है। हम उसमें ग्लूकोज चैलेंज देते हैं पेशेंट को ओरली 0 आवर्स पे भी और 2 आवर्स के बाद भी ग्रोथ हार्मोन के हम लोग लेवल्स को मेजर कर लेते हैं। अब उसमें 2 काम हो सकते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन स्प्रेस हो गया है, ओरल ग्लूकोज इनटेक, ठीक है। अगर आप लोग इसको सोचें कि ये किस तरह से होगा, तो हमने इसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर जो मैंने आपको शुरू में बताया था, हाइपरग्लाइसीमिया से ये डिक्रीज होता था। हमने हाइपरग्लाइसीमिया जब कॉज किया है और इस उससे जो है वो ग्रोथ हार्मोन की अगर सिक्रीशन डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब इसका एक्रोमेगली नहीं है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेकिन अगर उसकी जो है वो
ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं हुई, इसका मतलब एक्रोमेगली है। एक्रोमेगली के लिए हम लोग देखेंगे कि अब पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से, चूंकि 95% बिनाइन पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होती है, तो हम लोग एमआरआई करेंगे, ठीक है। और वही हार्मोन एनालिसिस, एमआरआई, ट्यूमर डीएनए एनालिसिस को आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं स्लाइड में से, ठीक है। ये पार्ट 1 के लिए, ये बाकी 2 बातें आपकी काफी हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जाइजेंटिज्म जैसे हमने पढ़ लिया था, मार्फन सिंड्रोम, हैबिटस के मार्फन जो है उसमें भी हमारे पास जो है वो हाइट की वजह से बेसिकली हम मार्फन के साथ इसको कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें भी जो है वो थिन लीन टॉल पेशेंट होगा, तो उसकी वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं। ऑल्दो वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो उसको हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके हो सकता है सूडोएक्रोमेगली हो सकती है कि मेडिकेशन इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें आ जाएगी, एक्रोमेगली के फीचर्स, लेकिन ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नॉर्मल प्रोलैक्टिनोमा, मतलब वही पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, और वैसे ही अगर टॉल स्टेचर है पेशेंट का। ट्रीटमेंट, इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सर्जरी है। हमने देखा था कि प्रोलैक्टिनोमा के अलावा अगर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा आता है तो सर्जरी पहले, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ट्रांसफिनाइडल सर्जरी इसमें करते हैं, हेड एडिनोमेक्टोमी। अब जो इसमें मेडिकेशंस हम देते हैं, मेडिकेशंस का मकसद ये होता है कि ट्यूमर साइज रिड्यूस करके उसको ऑपरेबल करना, ठीक है। कोई पेशेंट अगर सर्जरी का कैंडिडेट नहीं है, या फिर हमें अभी मैक्रोएडिनोमा की वजह से हमें लग रहा है सर्जरी एक्सटेंसिव हो सकती है, तो उसमें हम लोग पहले मेडिसिन ट्राई करते हैं। सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स, ऑक्ट्यूटाइड और लैंड्रियोटाइड। ऑक्ट्यूटाइड का एक और यूज जो है वो हम लोग करते हैं उसको पर जीआई ब्लीड के पेशेंट्स में, ठीक है। उसके बाद डोपामिन एगोनिस्ट कैबरगुलिन हम इसमें भी दे सकते हैं। उसी तरह से ट्यूमर साइज रिड्यूस करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो प्रेगनिसोमेंट, ये सेकंड लाइन में आ जाएगा। रेडियोथेरेपी जो है वो उसी तरह से कि हम लोग सर्जरी के बाद उसको रेजिडुअल डिजीज के तौर पे या रिकरेंस को डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये वही जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली। यहाँ तो कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? मैम ट्रांसस्फेनोइडल एड्रेनेक्टोमी को सही से समझाएंगे? इसमें होता ही है, सर्जरी हम लोग करते हैं। सर्जरी हम लोग किस तरह से करते हैं? हम लोग डायरेक्टली जो है सीएनएस में, अब ये सेलाटर्शिका में पड़ा हुआ है ना, तो सर्जरी को सोचे कि किस तरह से हो सकती है कि यहाँ तो हम ऊपर से पूरी स्कल ओपन करें, स्कल भी ओपन करके ऊपर सारा का सारा सेरिब्रम पड़ा हुआ है उसको पीछे करें, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग पहुंचे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। तो ट्रांसफेनाइडल सर्जरी में हम लोग सिंपल एंडोस्कोप के थ्रू करते हैं, और हम लोग उसको नोज के थ्रू, ठीक है। हम स्फीनाइड नोज के थ्रू जब अप्रोच करते हैं, उसके बाद स्फीनाइड को पंक्चर करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग पिट्यूटरी को ग्लैंड को जो है वो निकाल लेते हैं। उसको हम ट्रांसफेनाइडल सर्जरी कहते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ओके, अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं एडीएच के डिसऑर्डर्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के डिसऑर्डर्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के डिसऑर्डर्स 2 तरह से आ सकते हैं, बल्कि 3 तरह से। ब्रॉडली इस तरह से कि अगर कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। कम में भी अब इस तरह से हो सकता है कि जब ब्रॉडली हम ये कहें कि एडीएच की कमी है। एडीएच की कमी अब 2 तरह से हो सकती है, या तो एडीएच बन ही नहीं रहा, या एडीएच बन रहा है और वो काम नहीं कर रहा। जो एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से या उसके वर्क डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और जो एडीएच की एक्सेस की वजह से डिसऑर्डर हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास
SIADH है, सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन। अब इसमें इनएडिक्वेट से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है कि ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि ADH की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही थी, ठीक है, और सिक्रीशन, और उसके बाद ADH काम क्या कर रहा था। अब ADH सिक्रीशन कब होनी है? ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी इसने डायूरेज नहीं होने देना, ठीक है। इसने जो यूरिन में वाटर जा रहा था उसको नहीं जाने देना। ये वाला अब जब नहीं जाने देना इसने, तो कौन सी सिचुएशन में इसको ये काम करना पड़ेगा कि मुझे यूरिन में एक्सेसिव वाटर को नहीं भेजना। अब देखिए, जो इनहांस ADH सिक्रीशन होगी किस तरह से होगी कि जब ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की या सीरम की ज्यादा है, यानी पानी कम है, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल से ज्यादा है। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारी होती है 280 से 295। अगर उससे ज्यादा है ADH आएगा, आके वो क्या काम करेगा, रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, कलेक्टिंग डक्ट्स पे, वहां पे एक्वापोरेंस को एक्सटर्नलाइज करेगा, उनकी सिंथेसिस को ज्यादा करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर देगा, ठीक है। दूसरी जो है, अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, वॉल्यूम कम है बॉडी के पास, डिहाइड्रेटेड है, तभी खुद सोचे बॉडी को पानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल कंडीशंस जैसा कि पेन है, ठीक है, तो पेन में भी बॉडी जो है वो इसकी स्टिमुलेशन सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी बॉडी इसकी सिंथेसिस को, सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे निकोटीन है, ओपिएट्स है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं। फिर वॉमिटिंग या नोजिया भी अगर है, उसमें भी ये सारी सिचुएशंस हैं जब ADH की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जब कम होगी, बॉडी को वाटर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडली, हमने दो हार्मोन्स पढ़े थे जब हम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कर रहे थे, ADH और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड भी तब ज्यादा इंक्रीज होता है, एट्रियल रिफ्लेक्स याद होगा आप लोगों को, जब एट्रियल स्ट्रेच ज्यादा थी और उसके पास वॉल्यूम ज्यादा था, उसने वॉल्यूम डिसिपेट करना था, ठीक है। तो जब ANP आएगा तो वो भी इसको सिक्रेट नहीं होने देगा। उसके अलावा इथेनॉल और अल्फा एगोनिस्ट जो हमारे ड्रग्स हैं, वो ये वाली हो गई ADH की सिक्रीशन के, तो कौन सी चीज एनहांस करती है और कौन सी चीज कम करती है। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि एक्वापोरेंस के थ्रू, ठीक है, वाटर की एब्जॉर्बेबिलिटी को ज्यादा करता है। उसके अलावा जब ये ज्यादा अमाउंट में होता है तो वास्कुलर स्मूथ मसल्स रिकंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और काम जो है वो ये होता है कि ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, उस पे हमारा एक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ था, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर को एनहांस कर रहा था, और यूरिनरी जो है ना वो हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी जो है वहां पे इंक्रीज हो रही थी, और उसकी वजह से जो है, लेकिन जो हमारा थिन डिसेंडिंग लिम्ब था वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रही थी, ठीक है। ये एक्सचेंजर पूरा मैकेनिज्म तो था, तो ये उस मैकेनिज्म को भी एनहांस करता है। अल्टीमेटली इसका जो है वो यही होता है ना, उसे मकसद की ये वाटर की एब्जॉर्बेबिलिटी को थिन डिसेंडिंग लिम्ब में एनहांस कर दे, ठीक हो गया। ये सारे इसके काम हो गए। अब डायबिटीज इंसिपिडस में मैंने आप लोगों को बताया है कि डायबिटीज इंसिपिडस में ये होता है, ADH नहीं है, राइट। ADH जब नहीं होगा तो किडनीज यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे,
वाटर रीअब्सॉर्ब ही नहीं होगा, वाटर सारा का सारा जो है वो डायूरीज हो जाएगा, वो सारा सारा यूरिन में पास हो जाएगा। उसके अलावा जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो भी इनफेक्टिव होगा। इसका क्या मतलब होगा कि पोली यूरिया का पेशेंट आ रहा है। पोली यूरिया, अब पोली यूरिया का जब पेशेंट आएगा और हमें लगेगा कि डायबिटीज इंसिपिडस है उसको, तो उसमें हमने ये देखेंगे फिर कि वो सेंट्रल है या के किडनीज के लेवल पे। सेंट्रल से मुराद ये है कि जो पीछे से इसकी पिट्यूटरी में सेक्रीशन हो रही थी वो हो ही नहीं रही, ठीक है। या फिर हाइपोथैलेमस में जो इसकी सिंथेसिस हो रही थी वो नहीं हो रही, ठीक हो गया, यानी सेंट्रल डिसऑर्डर है। नेफ्रोजेनिक नीज का मतलब ये है कि एडीएच तो है, नॉर्मल है, बल्कि शायद ज्यादा ही है, ठीक है। ब्रेन तो बहुत ज्यादा बना रहा है, लेकिन जो रिसेप्टर्स इसको चाहिए, जो हम V2 V1 रिसेप्टर्स बार बार कह रहे हैं कि V2 के थ्रू ये वाटर परमेबिलिटी और V1 के थ्रू कंस्ट्रक्शन का कॉज कर रहा है, तो ये जो एक्वापोरेंस वाला काम कर रहा था वो वाले इसके रिसेप्टर जो हैं वो इनफेक्टिव हैं, या वो रिसेप्टर्स हैं नहीं, या वो रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं कि वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ ही हम अब वो, ये आप लोग बार बार पूछते हैं कि किस में प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, किस में कम होगी। अब इसमें आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब जो होती है क्रीनल डायबिटीज इंसिपिडस, उसके कॉजेज और दूसरे के, अब सीएनएस में जब भी मसले आएंगे 3-4 चीजें हमने ट्यूमर, ट्रॉमा, सर्जरी यानी एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, सीवीए, इन सबको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें भी तकरीबन सारे वही इस्कीमिया, सारे के सारे ऑलमोस्ट वही कॉजेज हैं जो हमने पहले भी देख लिए हैं, पिट्यूटरी वाले इश्यूज में आ रहे हैं, राइट। उसके बाद जो है इडियोपैथिक में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। जो हमारे किडनीज हैं यहाँ पे आपने याद रखना है, हेरेडिटरी खैर वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, यहाँ पे आपने लिथियम को और डिमिक्लोसाइक्लिन को याद रखना है। डिमिक्लोसाइक्लिन को खास तौर पे याद रखना है, ठीक है। डिमिक्लोसाइक्लिन को आप लोगों ने इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे आप क्या देखें, ये क्या कॉज कर रहा है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका क्या मतलब है, ये क्या कॉज कर रहा है, एडीएच की डेफिशिएंसी, और बॉडी को मुसीबत पड़ी हुई है। तो जहां भी एडीएच की एक्सेस हो सोचिए, अगर वहां पे हम डिमिक्लोसाइक्लिन देंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो जहां पे एक्सेस वाला हमारा सिंड्रोम आएगा वहां पे ये ट्रीटमेंट है, यहाँ पे ये कॉज है, डेफिशिएंसी कॉज कर रहा है। तो डेफिशिएंसी अगर एक्सेस में कॉज करवाएंगे तो वहां पे ये थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट रोल है इसका, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, उसके अलावा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं उनमें भी कॉज हो सकती है। तो आपने अगर सिनेरियो हो वहां पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम सिनेरियो इस तरह से आपको आ सकता है कि पेशेंट जो है वो किसी भी रीजन की वजह से, एआरडीएस निमोनिया की वजह से, ठीक है, वायरल निमोनिया था, बैक्टीरियल था, कोई भी वजह थी, एआरडीएस हुआ, वो वेंटिलेटर था और अब उसकी जो है वो बहुत ज्यादा स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पे वो नोट करिए उसको बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, यूरिन आउटपुट उसकी बहुत ज्यादा, पॉलिश बैग जो है वो भरे जा रहे हैं उसके। तो उस सिचुएशन में भी आपने सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? ओके, ग्रेट। पैथोफिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी हमें इसकी पता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी भी मैंने आप लोगों को बता दी कि डाइल्यूट यूरिन बनेगा। डाइल्यूट यूरिन क्यों बनेगा? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही पानी की। अब वो वजह चाहे जो भी सेंट्रल हो या नेफ्रोजेनिक हो। यूरिन ऑस्मोलैरिटी को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 500 से लेके 800 मिलीऑस्मोल पर केजी तक नॉर्मल होती है। अब पार्शियल डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकती है, कंप्लीट भी। पार्शियल में लेस देन 300 होगी, इवन लेस देन 100 मिलीऑस्मोल पर केजी होगी। जो पार्शियल है उसमें 300 से 500 होगी, लेकिन नॉर्मल नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है, खुद सोचें, पानी बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, राइट। वाटर एक्सक्रीशन किडनी से बहुत ज्यादा है। जब वाटर एक्सक्रीशन किडनी से बहुत ज्यादा है उसकी वजह से होगा ये कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब कम होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी
ज्यादा हो जाएगी। अब वही बात है कि जहाँ पे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, यानी वाटर कम है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट अपना वाटर उसको गिफ्ट करेगा कि ताकि तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। लेकिन जब उसने उसको अपना दिया, उसके पास भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों कंपार्टमेंट्स के पास अब ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल से ज्यादा होगी। इस फिनोमेना को हम हाइपरऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या है? ज्यादा है, वॉल्यूम कम होने की वजह से। पोलीयूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा पोलीडिप्सिया, नॉक्चूरिया। अगर नॉक्चूरिया नहीं है पेशेंट को, ठीक है, रातों को उठ उठ के वो वॉशरूम में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जो अगर डायबिटिक कंडीशन है, चाहे वो इंसिपिडस है या डायबिटीज मेलाइटिस, उसने तो नहीं देखना है कि दिन है कि रात है, ठीक है ना, तो उसने तो पोलीयूरिया पेशेंट को कॉज करना ही करना है। तो एक क्लू यहाँ से भी मिल जाता है, अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं मैं रात को आराम से सो जाता, दिन में मुझे बहुत ज्यादा पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, तो उसमें आप जो है वो प्राइमरी पोलीडिप्सिया को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इसमें डायबिटीज इंसिपिडस के कम हो जाएंगे। सॉरी, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। ये बड़ा जरूरी सवाल था, थैंक यू। डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट जो है वो तंग आके कहेगा मैंने पानी नहीं पीना, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगी, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लेथार्जी, सीयर्स कम, ये सारे काम उसको हो सकते हैं प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेंज होने की वजह से। डायग्नोसिस, पहले हम ये देख लेते हैं तस्वीर, एल्गोरिदम। हमारे पास एक पेशेंट आया पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया के साथ। अब हमें दो तीन चीजें लग रही हैं। एक तो ये लग रहा है कि प्राइमरी पोलीडिप्सिया है, कि वो बहुत ज्यादा जो है वो पानी पी रहा है। दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस लग रही है, ऑब्वियसली डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकती है, वो भी इसके डीडीज में आएगी, क्योंकि पेशेंट तो उसका भी प्रेजेंट करेगा, हाँ, लेकिन उसको पोलीफेजिया भी साथ होगा और इसको नहीं होगा। ठीक है, तो अगर प्योर पोलीडिप्सिया पोली यूरिया का पेशेंट आपके पास आ गया, आपको लग रहा है कि इसको जो है ना वो हो गई है जी डायबिटीज इंसिपिडस या प्राइमरी पोलीडिप्सिया, मुझे पता नहीं चल रहा, आपने सबसे पहले तो उसकी चेक करनी है प्लाज्मा और यूरिन ऑस्मोलैरिटी, सोडियम लेवल और ऑस्मोलैरिटी। आपने उसको चेक कर लिया। आप देखें, जो भी पेशेंट अगर इस तरह का होगा जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहा होगा, और उसके बाद जो है वो उसकी मतलब अगर प्राइमरी पोलीडिप्सिया का पेशेंट है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है और उसके पास तो एडीएचपी पूरा है। ठीक है, दूसरी तरफ एक पेशेंट है जो कि पी तो रहा है लेकिन उसके पास अब एडीएच की डेफिशिएंसी है, या एडीएच जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, दो ऐसे पेशेंट होंगे। तो अब होगा ये कि जो हमारा पेशेंट जिसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी लो होगी और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी लो होगी, वो हमें प्राइमरी पोलीडिप्सिया का लगेगा। क्योंकि अगर एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता, तो बॉडी क्या उसमें कर रही थी, उसमें हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपर जो है वो हमारी ऑस्मोलैरिटी के साथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। उसमें प्लाज्मा में जो है ना वो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा थी, प्लाज्मा में उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर एक्सेसिव जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जब लॉस होता है, अभी पीछे तो हमने ये मैकेनिज्म देखा, तो अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है नॉर्मल से और यूरिन ऑस्मोलैरिटी लो है, तो इसका मतलब है कि डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस है। लेकिन अगर दोनों चीजें लो हैं, प्लाज्मा भी और यूरिन भी, या प्लाज्मा की इवन नॉर्मल तक भी आ सकती है, तो फिर हम लोगों को लगेगा कि ये प्राइमरी पोलीडिप्सिया है। ठीक है, ये इनिशियल सस्पिशन हमारा हो गया। उसके बाद हमने करना है पेशेंट को वाटर डिप्राइव। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हमने और और ये जो है वो हमने अंडर हॉस्पिटल केयर मतलब खुद उसको देख के करना है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटीज में हम ये करेंगे। उसको जो है वो हम लोगों ने कहना 2 to 3 आवर्स के लिए वाटर ना ले, एब्सोल्यूट ना ले। अब बेस लाइन पे तो हम उसकी जीरो पे तो ऑस्मोलैरिटी मेजर कर ली,
उसके बाद हर घंटे घंटे के बाद करनी है, घंटे के बाद फर्स्ट आवर पे भी की, सेकंड आवर पे भी की, थर्ड आवर पे भी की, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी घंटे करने के बाद हम चेक किए जा रहे हैं। अब जिस पेशेंट में यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो जाए, वहीं पे हमने जो है वो उसको कहना है, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है दोनों नॉर्मल, मतलब दोनों चीजें जिस भी पेशेंट में नॉर्मल हो जाए तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये जो है प्राइमरी पोलिडिप्सिया का केस है। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी लो की लो चल रही है, उसमें नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हाई है, इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का कट ऑफ अब आएगा। कब तक ये टेस्ट चलाना है? या तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारी नॉर्मल अचीव हो जाए तब भी स्टॉप कर देना है, या अगर हमारी जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाए, डेंजरस लेवल्स की तरफ जानी शुरू हो जाए, 295 से ज्यादा हो जाए, तो तभी हमने स्टॉप कर देना है। तब हमें ये तो पता चल ही जाएगा ना कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो नॉर्मल नहीं हुई, वो हाई की हाई रही है, डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस ज्यादा हैं, या सोडियम का लेवल 145 हो जाए। इसका मतलब इससे ज्यादा फिर जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगी ना, उससे पेशेंट को मसले होने शुरू हो जाएंगे, हाइपरनेट्रीमिया की तरफ पेशेंट चला जाएगा, उसके मसले होने शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे ये टेस्ट हमने कर देना है स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ तो प्राइमरी पोलिडिप्सिया का होगा तो नॉर्मल होगी, तभी हमारे पास 2-3 घंटों में डायग्नोसिस आ गया। दूसरे में भी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हाई होती गई वाटर डेप्रिवेशन से, मानी वो पी नहीं रहा काउंटरैक्ट करने के लिए, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर में कॉन्ट्रैक्शन हुई है सारी वॉल्यूम की, हाइपरऑस्मोलर है वो सारा का सारा वॉल्यूम ठीक हो गया ना। उसमें फिर हमने देनी है डेस्मोप्रेसिन। जब हम उसको देंगे डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन क्या है? वेसोप्रेसिन एनालॉग है, वेसोप्रेसिन एडीएच, यानी उसको एक तरह से सिंथेटिक एडीएच दिया। सिंथेटिक एडीएच देने के बाद अगर उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी हो गई ज्यादा, इसका मतलब यह है कि उसके पास एडीएच नहीं था। एडीएच ना होने का मतलब है कि उसके सीएनएस से एडीएच नहीं आ रहा था, तो उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। लेकिन अगर उसको जो है ना वो यूरिन ऑस्मोलैरिटी उतनी ही रही, इसका मतलब है कि इसको नेफ्रोजेनिक है, कि इसके पास बॉडी में भी था, ठीक है भाई, बॉडी में भी था एडीएच, हमने भी देख लिया, लेकिन इसकी नहीं हो रही, इसका मतलब कि एडीएच को रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है आपके वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में वही है कि डायबिटीज इंसिपिडस से आपने सारी चीजें कर ली, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर लिया, डेस्मोप्रेसिन दे दिया, डेस्मोप्रेसिन से अब आपने रोल देख लिया, क्रेनियल और डायबिटीज और नेफ्रोजेनिक डिस्टिंग्विश हो गई। और अगर क्रेनियल लगे हमें तो ज़ाहिर क्रेनियल के कॉजेज को रूल आउट करने के लिए क्रेनियल इमेजिंग हम लोग फॉरन प्लान करेंगे कि पिट्यूटरी एडेनोमा या क्रेनियोफ्रिंजियोमा ये सारे इश्यूज उसको ना हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? इसमें आप लोगों को काफी सारे मसले आ रहे होते हैं, तो अगर किसी को वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट की समझ नहीं आई है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस में? मैम वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट में जब प्राइमरी पॉलीडिप्सिया जब डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा वो एक दफा से? प्राइमरी पोलिडिप्सिया डिक्लेयर करेंगे तो आप उसकी काउंसलिंग करेंगे कि ज्यादा पानी पीना बंद कर दे, ठीक है। अगर उसको हाँ, कोई साइकेट्री, उसका इफेक्ट ये आएगा कि उसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा आप ये पूछ रही हैं, हाँ उसका एंड रिजल्ट खुद देखे ना, कि वो तो ज्यादा पानी पीने की वजह से जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी थी ना। एडीएच तो बेचारा काम कर रहा है, एडीएच को इतना ज्यादा पेशेंट पानी पी रहा है कि एडीएच भी वहां पे, या एएनपी भी जो है वो वाले मैकेनिज्म जो है ना बॉडी के फिजियोलॉजिकल, वो बेचारे भी फेल हो रहे हैं ना, ठीक है। सही। उनकी भी एक लिमिट है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया में यही हो रहा है ना। अब जब उसने पानी पीना बंद किया है तो वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स रिटर्न बैक टू नॉर्मल, के वो अपने जितनी उनकी एक्सटेंट होती है वो वहां तक काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से फिर उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी और प्राइमरी प्लाज्मा वो दोनों ही खराब थी, दोनों लो थी, क्योंकि एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से आपने वाटर से डिप्राइव किया तो वो दोनों बैक टू नॉर्मल हो गए, सही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, अब ये उसी की जो है वो एक और टेबल में कल आप लोगों को टेबल में मसला हो रहा था, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा टेबल बड़े बड़े करके देख लें, ठीक है। वही एडीएच लेवल्स, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, यूरिन प्लाज्मा जो है वो 280 से 295 तक नॉर्मल होती है, उसे नीचे 255 से 280 तक, इवन उससे भी कम हो सकती है, ठीक है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया में। और जो हमारे डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें
नॉर्मल से एलिवेटेड की तरफ होगी वाटर डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह से एडीएच लेवल्स तो हमने डिस्कस कर लिया। हाइपोनेट्रीमिया होगा जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम होगी प्राइमरी पोलिडिप्सिया में, इसका मतलब है कि उसमें हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, डेल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है ना, उसको ज्यादा वाटर की वजह से अब उसको हाइपोनेट्रीमिया वाली स्टेट हमें पता चल रही है। मे बी सोडियम उसका जो है वो एक्चुअल नॉर्मल है, लेकिन डेल्यूशन की वजह से इसको हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है। और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी लो होगी, वेरी लो, मतलब लेस देन 250। प्राइमरी पोलिडिप्सिया में पार्शियल में हमने देख लिया था 300 to 500 या लेस देन 300, और इवन जो है ना वो बहुत ही अगर सीवियर होगा कंप्लीट में तो वो 100 के आसपास भी आ जाएगा। फिर वही वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट से हम कर लिया कि उसको भी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल हो जाएगी चाहिए किसमें, प्राइमरी पोलिडिप्सिया में, डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं होगी। डेस्मोप्रेसिन दिया, ठीक हो गया, सेंट्रल है नहीं ठीक हुआ, रीनल है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया का डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है डायबिटीज मेलाइटस, और ये जो बियर, ठीक है, बियर पोटोमेनिया के डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया सेकेंडरी टू लिमिटेड रीनल फ्री वाटर एक्सक्रीशन कॉज्ड बाय इंटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बियर। इसको हम कहते हैं कि वो सारी बॉडी जो है वो जब बियर की एक्सक्रीशन पे लगी होगी, किडनीज और वाटर नहीं होगी, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, उसको हम कहते हैं बियर प्रोटोमेनिया, बियर पोटोमेनिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सेंट्रल में तो ऑब्वियसली सेंट्रल के पास जो है वो एडीएच ही नहीं है, डेस्मोप्रेसिन ही नहीं है, वेजोप्रेसिन ही नहीं है, तो आपने उसको देना है डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, इसमें अब ये चूंकि सिर्फ V2 रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करता है, तो V1 वाले वेजोकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इसके नहीं होते। इंट्रानेजल भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, और ओरल भी दे सकते हैं। अब इसका ये देखते हैं इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपोनेट्रीमिया का। इसका मतलब ये है कि जब ये ओवर करेक्शन अगर कर दे तो उसकी वजह से जो है ना हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी इतना ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाए कि फिर वो ऐसा ही एडीएच वाला फिनोमेना की तरफ चला जाएगा, तो फिर हाइपोनेट्रीमिया भी ज़ाहिर होगा। डायबिटीज इंसिपिडस के अलावा इसको हम हीमोफीलिया में देते हैं, वॉन विली ब्रेन डिजीज में देते हैं, स्लीप एंग्यूरेसिस में अगर कोई पेशेंट्स आए जो कि ब्लड वेटिंग के कंप्लेंट्स के साथ, और उस एज में जिसमें ज़ाहिर ब्लैडर कंट्रोल उनका एडुकेट होना चाहिए, तो उसमें भी हम दे सकते हैं। इवन अगर एक्सेसिव है तो नेफ्रोजेनिक में सबसे पहले तो लिथियम या डिमेक्लोसाइक्लिन जो भी उसको कॉज कर रही थी, आपने उसको करना है स्टॉप। उसके अलावा जो है वो आप इसको थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, क्योंकि वो थायराइड डायूरेटिक जो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की है वो कम कर देंगे, वो अपने साथ बाकी सारी चीजें भी ले जाएंगे, सिर्फ वाटर ही नहीं फिर निकलेगा, बाकी चीजें भी जाएंगी, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, एनसेड्स, इंडोमेथासिन, उसके अलावा अमाइलोराइड, लिथियम इंड्यूस्ड खास तौर पे जिसमें हो, उसमें हम अमाइलोराइड भी दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल में हमें पता है एडीएच लेवल्स डिक्रीज होते हैं, नेफ्रोजेनिक में तो वो कंपनसेशन के तौर पे इंक्रीज भी हो सकते हैं, नॉर्मल टू इंक्रीज हो जाएंगे। और डायबिटीज इंसिपिडस नॉक्चूरिया नहीं है, रात को पेशेंट जाग जाग के जरूर नहीं हो रहा, डायबिटीज इंसिपिडस इज लेस लाइकली। नाउ दी अपोजिट फिनोमेना एसआईएडीएच। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम एंसेट्स का क्या रोल है इसमें नेफ्रोजेनिक की ट्रीटमेंट में, मतलब क्या मैकेनिज्म होगा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एनसेड्स जो हैं वो मतलब किडनी इंजरी जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, वो सिक्रीशन को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एक तरह से आप देखें कि एनसेड्स का जो है वो साइड इफेक्ट हमारे पास आता है ना कि वो केटीएन कॉज कर सकते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो उस हद तक नहीं, अगर हम लोग पेपिलरी नेक्रोसिस या इस तरह की कंडीशन नहीं, लेकिन पेन मेडिकेशन की वजह से जो है रिड्यूस प्लाज्मा फ्लो होगा, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है रिड्यूस होंगे, ये वाला इफेक्ट जो हमने पढ़ा था उसके लिए हम लोग इसको देते हैं कि हम वो इसको जो है वो सारी चीजों की सिक्रीशन जो है ना वो वहां से, या आप कह लें कि इन प्रोपोर्शन, वाटर अकेला नहीं जाएगा, फिर उसके साथ जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उनकी वो सिक्रीशन को ज्यादा कर देगा। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
फार्मा में बहुत सारी चीजें जो है ना वो उनका जवाब हमें नहीं भी मिलता, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है इसका वो क्लियर नहीं है। जी अच्छा ठीक है thank you. ठीक है, ऐसे ही डीएच में जो है वो एरिया से ज्यादा स्क्रीट होगा। इसके भी सारे, इसमें भी अब डिफरेंट कॉजेज हैं सीएनएस के, तो वही स्ट्रोक, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें ड्रग्स हैं क्लोरप्रोपोमाइड, कार्बामेज़ेपिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सारे भी कॉज कर सकती हैं। अब इसमें से भी अगर हम लोग देखना चाहें इंडिविजुअल ड्रग्स का, तो वो मुश्किल है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो ये काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो सेंट्रल सोर्स हो गए। सेंट्रल सोर्स के अलावा जो है वो इसमें पेरिफेरल सोर्स, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन आता होता है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में एक्टोपिक एडीएच एक्सक्रीशन होती है और उसमें जो है ऐसे एडीएच के साथ आ सकता है। इसमें आपको सिनेरियो अगर इस तरह से कोई आएगा, पेशेंट प्रीवियसली नोन के स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का, कीमोथेरेपी या कुछ इस तरह का, और अब जो है पेशेंट आया है बहुत ही लिथार्जिक है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है, इमरजेंसी में है, तो उसमें ऑब्वियसली ब्रेन मैट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे एडीएच को भी जो है वो उस तरह के सिनेरियो में याद रखना है। ठीक है, किडनी वाले को जो है वो भूल जाए, हेरिडिटी वाले को बिल्कुल सारा उसके अपोजिट हो जाए, ज्यादा डिस्क्रीशन होगा। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो इसका मतलब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसकी वजह से यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया यहाँ पे आता है। वो भी हाइपोनेट्रीमिया है, लेकिन वो वही बात है, सीरम ऑस्मोलैरिटी वाटर रिटेंशन की वजह से कम हुई हुई है। ऑस्मोटिक फ्लूइड जो है अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाता है। जब इंट्रा सेलुलर में जाता है तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस और इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऑस्मोटिक फ्लूइड शिफ्ट्स की वजह से। और उसमें एक और फिनोमेना भी आता है माइलिनोसिस का, उसको भी हम आगे देखते हैं। अब हाइपोनेट्रीमिया, इसमें जो सारे मसले कॉज करेगा, माइल्ड है तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, ज्यादा है लेथार्जी, कंफ्यूजन, सीवियर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये आपके पास पेशेंट आ जाएगा। तो इसमें याद रखना नॉर्मोटेंसिव होगा, बेशक वो वाटर का वॉल्यूम जो है वो आपको लग रहा होगा कि पेशेंट की वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, लेकिन पेशेंट जो है वो हमारा यू वॉल्यूम को नॉर्मोटेंसिव रहता है। और फिर जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हमने देखा है, तो उसकी भी आ जाएंगे इसमें इश्यूज। इसमें भी सबसे पहले हमने ब्लड में से वही करना है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी करनी है, वो कम होगी, सोडियम भी इसमें कम होगा, लेकिन इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब सोडियम एक्सक्रीशन भी इस तरह से ज्यादा होगी कि जब हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन होने की वजह से जो है ना वो रिलेटिवली सोडियम कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो रही होगी। बाकी सारा का सारा प्रोफाइल जो है वो हमारा नॉर्मल होगा। अब इसमें अंडरलाइंग कंडीशन, इसमें हाइपोनेट्रीमिया का ही बेसिकली ट्रीटमेंट करना होता है। अगर पेशेंट का जो है वो सोडियम लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, यानी 145 नॉर्मल है और उसका 125 तक ड्रॉप किया है, तो उसमें हम लोग कुछ ना भी करें, जस्ट वेट एंड वॉच से भी उसका गुजारा हो जाएगा माइंड में। उसके बाद अगर 110 से लेकर 125 तक है, वहां पे हम वाटर रिस्ट्रिक्शन पेशेंट की करते हैं। ठीक है, और इंक्रीज सॉल्ट इनटेक का उसको कह सकते हैं। अगर किसी का 110 या कुछ बुक्स 115 लिखती हैं, इन दोनों कट ऑफ से कम है हाइपोनेट्रीमिया, इन दोनों से कम है उसका सोडियम लेवल, फिर इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत है। इसमें हम लोग देते हैं हाइपोटोनिक सेलाइन, और हाइपोटोनिक सेलाइन के साथ आवर बाय आवर मॉनिटरिंग करते हैं सोडियम की, और इसको हम आईसीयू में देते हैं। अब यहाँ पे वो आता है फिनोमेना पोंटाइन या सेरेब्रल माइलिनोसिस का। अब होता यह है, साथ उससे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि साथ फौरन जो है वो हम फ्रूसिमाइड भी ऐड कर देते हैं। फ्रूसिमाइड ऐड करने से ये फायदा होता है कि वो डायूरेसिस, ठीक है, हाइड्रेट एंड डायूरेस, हाइड्रेट एंड डायूरेस, ये वाला फिनोमेना कि वो साथ साथ जो है वो हम वाटर दे रहे हैं, वो निकले भी, जब वो निकलेगा वाटर एक्सक्रीशन जो है वो उसको ज्यादा करवा देगा। ठीक है, अब यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है
वो अगर ट्वाइस द सीरम हो फिर फ्रूसिमाब देने का फायदा है, ठीक है, यानी मोर देन 500 हो फिर उसको देने का फायदा है। अब ये है कि अगर हम लोग क्विकली रिप्लेस करेंगे सोडियम को, उसकी वजह से ये होता है कि हमारी माइलिन शीट्स, नर्व सेल जो हैं सीनस में, वो डैमेज हो जाते हैं। एकदम से जब बहुत ज्यादा सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, वो उसको फौरी तौर पे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट करता है ऑस्मोलैरिटी को मैच करने के लिए। दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी मैच होनी चाहिए। जब एकदम से फ्लूइड शिफ्ट होती है सेल्स के अंदर, उसकी वजह से सेल्स जो है वो स्वेल अप होने शुरू हो जाते हैं और न्यूरॉन्स में जो है वो माइलिनोलाइसिस, माइलिन शीट्स डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो फ्लड्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस, इवन कोमा, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये वाले सारे काम फेल हो जाए जो हमने किए हैं तो फिर हम ये देखिए ये बाई डिमिक्लोसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन थी, जो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर रही थी, यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करी। उसका दूसरा वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट वेपटेन जिसको कहते हैं, आईवी कॉनिवेप्टेन है और पैरेलल टॉलवेप्टेन है। ठीक है, वही वाली बात, यूबिलिमिक नॉर्मल टेंसिव होते हैं, एडिपाइन में नहीं होता। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट का देख लें कि सोडियम रिप्लेस कैसे करना है। मैक्सिमम ऑफ 10 मिलीमोल पर लीटर विद इन 24 आवर्स और 0.5 मिलीमोल पर लीटर विद इन आवर्स। आपने इसलिए आवर बाय आवर सोडियम की जो है वो मॉनिटरिंग करनी है और उसका इन्फ्यूजन रेट भी इस तरह से रखना है। ठीक हो गया? मुझे लगता है कि काफी लंबा हो गया, लेकिन मुझे ये था कि ये वाले जो खास तौर पे आपके एडीएच वाले कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएं। बाकी जो हमारे थायराइड और जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के इश्यूज हैं, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों के अभी तो कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग काइंडली मुझे बता दें। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डिफरेंशियल होगा इनमें, मतलब कि किस में कम होती है किस में ज्यादा होती है, या वो हम एड्रिनल ग्लैंड के जो सारे हार्मोन्स उन पे देखते हैं ज्यादा? अच्छा, इसमें जो है हम लोग यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या मुराद है, इसका मुराद जो है वो हम लोग लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जो है हमारा एरिया, उसमें जो है वो कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब जब हमारे पेशेंट्स होंगे जिस तरह से ऐसा ही एडीएच के हैं, उसमें कंसंट्रेटेड यूरिन वो होगा ना। ठीक है, सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है लेकिन यूरिन की जो है वो ज्यादा है, तो उसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी ज्यादा होगी। यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्ट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके लिहाज से ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीजें ज्यादा हो होंगी, जाएगी। ऑस्मोलैरिटी जो है वो भी ज्यादा होगी और वो भी, और रिवर्स ऑब्वियसली जहाँ पे जो है ऑस्मोलैरिटी कम है वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी कम होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली ये वही केटाइंस की वजह से जो सॉल्व है, अच्छा, उनकी वजह से हो रही है। टेस्ट के बारे में ये है कि आप लोगों के जो है रिकॉल्स, जो पास्ट रिकॉल्स हैं उनकी रिवीजन के लिए बेसिकली है, क्योंकि आपके पास रिकॉल्स में से बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों को ग्रुप पे एक फाइल सेंड करूंगी, आपने अपने सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे और 100 एमसीक्यूज आप लोगों ने उसी तरह से सीबीएसपी के फॉर्मेट के मुताबिक अगर आप लोग करें तो अच्छी बात होगी। 2 आवर्स का टाइम लगा के आप उनको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट डे मैं उनकी की पोस्ट करूंगी, आप लोग उसको सेल्फ मार्किंग अपनी करेंगे, आप लोगों के कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और आपके सेल्फ मार्किंग में कितने मार्क्स हैं। उसमें वही बिल्कुल के 100 में से 75 वाले पास है तो 75 या प्लस हो, तो इसका मतलब आप लोग सही जा रहे हैं। अगर उसमें इश्यूज आएंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी थोड़ा और जरूरत है। और फिर उसी की जो है वो हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन रख लेंगे आधे घंटे के, कि उन 100 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों को इश्यूज आएंगे तो हम उनको क्विकली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका मॉक टेस्ट होगा। रेस्पिरेटरी का भी हम लोगों ने इसलिए मॉक टेस्ट होगा इस तरह से रखना है कि वो आप लोग रिवीजन हो जाए, वो आप लोग पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे और हम आपको मॉक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट की डिस्कशन के थ्रू फिर आप लोगों का जो है वो कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी की डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है।
दैट्स ग्रेट मैम। जी मैम सही है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और कोई बात? और कोई एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।